मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी, जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी, मुत्तहदा मास के अहम जिम्मेदार, बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के सरबराह, मौजूदा सरबराह, दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी के जिम्मेदार। आज हमारे मेहमान खुसूसी मुस्तकीम डिग्निटी साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आज अंबेडकर स्टैचू के पास 32 मिनट का धरना क्यों दिया है। तो आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब, आपने आज अंबेडकर स्टैचू के पास 32 मिनट का धरना आंदोलन देने का आपका क्या मकसद था? आज सीबीआई की खुसूसी अदालत का फैसला आने वाला था 30 सितंबर को। सुबह से ही हम लोग टीवी के पास बैठे थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है हिंदुस्तान में, ये कोई मामूली बात नहीं हुई। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो ये समझ लो कि हिंदुस्तान 2 तारीख में बढ़ गया। बाबरी मस्जिद से पहले का हिंदुस्तान, बाबरी मस्जिद के बाद का हिंदुस्तान। ऐसी तारीखी वाक़ये का अगर कोई फ़ैसला होने वाला हो तो दिखती बात है कि एक बेचैनी, एक उलझन और क्या होने वाला है उसके लिए आदमी की जुस्तजू बढ़ जाती है। तो उसी सिलसिले में बैठे थे, मगर कतई ये अंदेशा नहीं था। ये तो लगता था कि कहीं ना कहीं कोर्ट उनको कुछ राहत देंगी आज के हालात जो दिख रहे हैं, मगर कोर्ट बाइज्जत बरी कर देंगी, ऐसा हम लोगों को कतई यकीन नहीं था। मगर जब 12:30 बजे के आसपास ये फैसला हुआ, उसके बाद मीडिया वालों के कुछ हमदर्दों को फ़ोन आना शुरू हुए, जिनको बाबरी मस्जिद से लगाव रहा है। मालेगांव शहर का और बाबरी मस्जिद का लगाव तो बहुत पुराना और हमेशा का रहा है। तो जब उनके फ़ोन आना शुरू हुए तो मैं जनता दल ऑफिस पर गया, वहाँ हम लोग बैठे, तो वाकई लोगों को बहुत बेचैनी थी और वो जो फैसला था वो हमारे गले नहीं उतर रहा था। इसलिए हमको लगा कि यार ये अगर कोई चीज़ गले में फंस जाए या नहीं उतरे तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये फैसले से भी पहली बार ऐसा लगा कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। अब इंसाफ के लिए कहा जाए, आज जो मुल्क में फ़िरका परस्ती के हालात हैं, ऐसे हालात में जुडिशियरी ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे आज सेकुलर तबके को या माइनॉरिटीज़ को भरोसा है। मगर जब जुडिशियरी से इस तरह के फैसले आने लगे कि दिन दहाड़े मुल्क नहीं पूरी दुनिया ने जो चीज़ देखी हो, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़ और वो सब जाने दो, उनके बाद ये 28 सालों में हर वक्त जो बयानात दिए कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, हमने बाबरी मस्जिद, इस पे हमें फ़ख्र है, ऐसे बयानात फ़िरका परस्तों की तरफ से आते रहे। ऐसे 49 मुलज़िमीन उस वक्त बनाए गए सीबीआई की तरफ से, जिसमें से आज 32 हयात हैं, बाकी के लोग का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो 32 लोगों को बाइज्जत बरी करने के बाद दिखती बात है कि सेकुलर तबके को कहीं ना कहीं बेचैनी होंगी। तो वो बेचैनी का इजहार हम किससे करें? ऐसा है कि अगर तुमको सांस लेने में तकलीफ़ हो या कोई और तकलीफ़ हो तो तुम डॉक्टर के पास जाएंगे। आज हमारे सामने हमारे दस्तूर का सवाल आ गया। तो हिंदुस्तान के जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, जो संविधान के बानी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो हमें लगा कि अब इंसाफ के लिए उनके ही पास जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। और 32 मुलज़िमीन की रिहाई थी और कोरोना की महामारी चालू थी, इसलिए एहतियातन वो सारी चीज़ें समझने के बाद हम गए। तो वहाँ काफ़ी लोग थे, मगर धरने पे हम 4 लोग बैठे थे और हम वहाँ यही बोले कि अब हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। इसलिए हम भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास आए। मुस्तकीम जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, उसके बावजूद जब ये मुलज़िमीन इस बात का इकरार करते हैं, एलानिया करते हैं, उसके बाद भी ये सीबीआई की लखनऊ बेंच ने ये फैसला किस मुद्दे पे, मतलब किस बुनियाद बना के लिया होगा? बुनियाद का तो अब सवाल ऐसा है कि बुनियाद तो जाने दो कि ये मसला मौजूदा हुकूमत के प्रेशर का तो नहीं है। अब मैं एक बात बोला ना कि जैसे कोर्ट पर कोई तनकीद नहीं करना चाहिए, कोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला मान लेना चाहिए। ये बात हमें हमेशा बोली गई और हम इस पे अमल भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ राम मंदिर को जगह देने का, वो भी फैसला हम उसको पूरा इंसाफ नहीं मानते।
उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बोला कि 6 दिसंबर 1992 को जो वाक़या हुआ, जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो गलत था। और अगर वो गलत था तो उसकी सज़ा किसको? जी ये तो एक अहम सवाल था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये मानती है कि वो गलत था तो गलत करने वाला कोई ना कोई तो था। ऐसा तो हुआ नहीं कि उस वक्त तो कोई भूकंप आ गया या बाबरी मस्जिद अपने आप गिर गई, पूरी दुनिया देख रही थी। मगर उसके बाद भी जब लखनऊ बेंच ने ऐसा फैसला किया तो अब हम मानने लगे हैं या अब हम ये समझने लगे हैं कि अब जुडिशियरी पर भी बहस होना चाहिए, जुडिशियरी के फैसलों पर भी बातचीत होना चाहिए। जैसे आज आपने मानव समाचार ने यहाँ मुझे बुलाया तो मैं मानव समाचार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौजू पे उन्होंने बुलाया, और ऐसे मौजू पे अब जुडिशियरी पे बात होना चाहिए, उसके फैसले पे बात होना चाहिए, बहस होना चाहिए, सही और गलत पे बात होना चाहिए। हम सरकार पे अब बातचीत करते हैं मगर अब जुडिशियरी भी उस भरोसे के लायक नहीं बची, इसलिए अब इंसाफ पसंद आवाम को जुडिशियरी पे बात करना चाहिए। मुस्तकिम भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मालेगांव शहर के अव्वलीन मेयर साथी निहाल अहमद साहब का बाबरी मस्जिद मुद्दे पे 1992 से लेकर उनके इंतकाल तक का सफ़र आपने देखा है, बखूबी देखा है, तो क्या क्या तहरीक चलाई गई थी उस वक्त? तो मैंने निहाल साहब का ये सफ़र मैंने देखा नहीं, ये तो पूरे शहर ने देखा है। मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अगर पूरे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, ये आवाज़ अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उठी तो वो शहर मालेगांव था। और 19 जुलाई 1992 को बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी बनाई गई, लगभग 5-6 महीना पहले बाबरी मस्जिद की शहादत के। तो ये दूर अंदेशी हिंदुस्तान में इसी शहर को हासिल है। उस वक्त अगर सरकार सही तौर से, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार तो खुली दुश्मन है, उससे तो किसी को इनकार नहीं है, मगर जो केंद्र की जो सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो अगर उस वक्त मालेगांव की आवाज़ और निहाल साहब की आवाज़, जबकि उस वक्त ऐसा बोला जाता कि पार्लियामेंट पे भी उस पर बात हुई कि मालेगांव शहर में ऐसा वो किया गया, ये ऐसा कहीं होता है क्या, ये कैसे क्या इतना बड़ा जुलूस निकाले, यानी पार्लियामेंट में भी विनय कटियार और उसके जैसे कुछ लोगों ने उस पर बात भी की, मगर 1992 में, मगर उसके बाद भी बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, मगर उसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने तवज्जो नहीं दी। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज आप समझ लो कि वही बुनियादी वजह थी। अगर उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मालेगांव की आवाज़ को सुन ली होती और बाबरी मस्जिद को संभालने के लिए पूरी कोशिश की गई होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया, गलत फैसला किया, उसको आप हटा दो। उसको मौका मिल गया कि आज वहाँ पे हमारा कब्जा नहीं था। प्रॉपर्टी के कई मामलात में ऐसा हो जाता है कि यार कब्जा जो है वो अहम चीज़ है, वो कब्जा आज हमारा नहीं बचा था। वो बाद में बोले, अब वो कैसे बोले, क्या बोले, वो राम लल्ला वहाँ पे हैं और ये कब्जा है राम लल्ला का, वो सब एक कानूनी बातचीत हो गई। उसके लिए तो बैठेंगे तो फिर बहुत लंबी बातचीत चलेंगी, मगर बुनियादी बात ये थी कि उस वक्त मालेगांव की आवाज़ सुन ली गई होती और बाबरी मस्जिद को अगर उस वक्त बचा लिया गया होता तो केस तो 1947 से चल रहा है, केस चलता रहता, मगर कब्जा तो हमारा होता वहाँ। तो इसकी अहम जिम्मेदार उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट थी और यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट थी कल्याण सिंह की। अब कल्याण सिंह की बात ऐसी थी कि वो खुद इन 32 लोगों में है, जबकि कल्याण सिंह खुद बाबरी मस्जिद तोड़ी गई इसके लिए वो जेल भी गए, उसके बाद भी वो बाइज्जत आज बरी हो गए। तो अब ऐसे अगर फैसले इस मुल्क में आने लगे तो सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाना चाहिए, और हमें तो होने लगी है। निहाल साहब के चले जाने के बाद बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी अभी इस मुद्दे को आगे किस तरीके से चलाएगी? बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी, हम एक बात, निहाल साहब के जाने के बाद भी हमने 2018 में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था 6 दिसंबर 1992 को। पिछली बार भी हमने एक बड़ा एहतजाज किया था, और 6 दिसंबर 1992 ये सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है ऐसा हम मानते नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल में भरोसा करते हैं, दस्तूर में हमारा पूरा भरोसा है। उस वक्त सही मानों में हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल हुआ था, वो एक मस्जिद का ही सवाल नहीं है। और हम आगे भी 6 दिसंबर
को हर वक्त हमारा आंदोलन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत है, या उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ है। आज इनको बरी कर दिया गया, मगर उसके बाद भी हम 6 दिसंबर को एहतजाज बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के बैनर से करते रहेंगे। उसकी वजह ये है, लोग क्या बोलते हैं कि एहतजाज से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता कि राम मंदिर ये एहतजाज की एक वजह है। राम मंदिर का बनना ये खुद एक आंदोलन था। रथ यात्रा निकालने पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना दिया गया, और वो माहौल का असर सरकारों पे पड़ता और अब जुडिशियरी पे भी पड़ने लगा। तो आंदोलन का असर होता है। अगर आज तुम इस सवाल पे नहीं बोलेंगे तो अभी देखो मथुरा में अभी श्री कृष्ण के जन्म का सवाल खड़ा हो गया। तो अगर आज अक़लियत या माइनॉरिटी ऐसे खामोश रहने लगी या कोई एहतजाज नहीं करे, एहतजाज भले छोटा हो या बड़ा हो, जिसकी जैसी ताकत है, सेकुलर अवाम ने हिंदुस्तान में उस तरह का एहतजाज करते रहना चाहिए। नहीं तो कल के ये होगा कि अब इनको कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हारी दूसरी जगह के ताल्लुक से भी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अब तो राम मंदिर भी बन जाने वाला है, अब क्या मतलब आता। लेकिन सवाल ये नहीं, आज तुम अगर नहीं बोलेंगे तो कल दूसरे सवालात भी वो खड़ा कर देंगे। तो इसलिए एहतजाज ज़रूरी है, एहतजाज होते रहना चाहिए। हम भी एहतजाज करते रहेंगे, दूसरे लोगों ने भी करना चाहिए। आपका अगला कदम क्या भरोसा रखते कमेटी का, और आप दस्तूर बचाओ कमेटी के भी जिम्मेदार हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? मजहबी तंजीमों से बातचीत इस फैसले से पहले भी हुई थी बाबरी मस्जिद के सवाल पे, मगर अभी मैं वो बातें सब नहीं बता सकता। मगर बाबरी मस्जिद कमेटी के जो भी मेंबरान और जिम्मेदार हैं, हम लोग बैठने वाले हैं। और क्योंकि अब जो 6 दिसंबर आने वाला है उसकी नौयत अब अलग होगी, क्योंकि ये 6 दिसंबर अब राम मंदिर का फैसला हो गया, बाबरी मस्जिद जिन्होंने शहीद की उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो अब नौयत कहीं ना कहीं बदलेंगी। तो हम हालात को देखकर उस पर कोई फैसला करेंगे कि एहतजाज किस किस्म से किया जाए। और दूसरा, मालेगांव शहर का और बाबरी मस्जिद का जो लगाव है, तो उसके ताल्लुक से हम एक मुस्बित कोई ना कोई बात ऐसी करेंगे कि हिंदुस्तान में मालेगांव शहर को देखा जाए कि यार ये बाबरी मस्जिद से अगर शहीद होने से पहले इनका जो लगाव था, इन्होंने आज भी वो लगाव बरकरार रखा है। तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा एक अच्छा फ़ैसला हम मालेगांव शहर की तरफ से हिंदुस्तान को देंगे। नाजरीन, ये थे मोहम्मद मुस्तकिम डिग्निटी साहब, ये हमारे बीच मौजूद थे बाबरी मस्जिद के मौजू पे बात करने के लिए। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ऑडियंस भी बैठी है। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी उनसे कुछ सवाल बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे करें। सर, मुझे पूछना ही है, जैसे बाबरी मस्जिद का जो मामला है पूरा का पूरा कानूनी है, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी, लिबरान कमीशन में थी, अभी जो CBI वालों ने जो लखनऊ बेंच ने फैसला किया, तो आप बहैसियत बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी सड़कों पर ही एहतजाज करते हो, धरना आंदोलन करते हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मामला पूरा कानूनी है वो सड़कों से उठकर कोर्ट में जाए? तो बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी और दस्तूर बचाओ कमेटी इस मुद्दे पर ध्यान देगी कि मामला सड़कों से उठाकर कोर्टों में लेकर जाएगा। आपका सवाल वाकई बड़ा अच्छा है, मगर कोई भी फर्द या कोई भी तंजीम हर काम नहीं कर सकती। हमने इस मामले में अव्वल दिन से एकदम सीधी हमारी बात थी। कोर्ट में फैसला, कोर्ट में मामला 1947 से है, जमीयतुल उलमा उसमें पार्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें लड़ रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके अंदर शामिल था। तो हमने ये तय किया था कि रोड पर एहतजाज हम करेंगे और कानूनी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कानूनी लड़ाई में नहीं गए तो दूसरे लोग नहीं शामिल थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये सब कोर्ट में थे ना। सवाल अब क्या हो गया कि जुडिशियरी फैसला जो कर रही है वो तुम्हारे हक में कितना बेहतर है, वो इंसाफ पे मबनी है कि नहीं है, उस पर बातचीत होना चाहिए। कोर्ट में अगर कोई नहीं गया होता या कोर्ट में कोई नहीं जाने वाला होता तो हम हर हाल में गए होते, मगर जब कुछ लोग हैं जो उस लाइन पे काम कर रहे हैं। हमने जफ़र याब जिलानी को मालेगांव बुलवाया, बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के बैनर तले ही वो मालेगांव आए, वो उसका केस लड़ते थे। तो हम उनसे भी कानूनी तौर पे बातचीत करते हैं। ये होने के बाद मेरी खुद भी उनसे बातचीत हुई यानी पिछले साल भर पहले। तो कानूनी तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं हमको उनसे इत्मीनान है, यार वो जो काम कर रहे हैं वो बराबर है। इसलिए हमें नहीं लगता कि कानूनी तौर पे हमें खुद उसमें जाने की कोई ज़रूरत है। जब कोई नहीं रहेगा तो फिर हम हैं।
मुस्तकिम जी, जैसे ऑडियंस ने आपसे ये सवाल किया कि आपका कानूनी समर्थन, तो आप क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और भी दीगर जो तंजीमें शामिल थी कानूनी दावपेश लड़ाई में, तो आपका उनको समर्थन है या नहीं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हमको पूरा भरोसा है 100%। और कहीं से मैं क्या बोला कि जफ़र याब जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वो खुद उसमें यानी केस लड़ रहे थे, वो आए। बात ऐसी है कि वो बड़ी तंजीमें हैं, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, ये सब कोई छोटी तंजीम हिंदुस्तान की नहीं है। इनके पास क्वालिफाइड वकील थे, क्वालिफाइड लोग हैं, इनको पूरा काम करने का तरीका पता है। तो मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि ये लोग कहीं पर भी कम पड़ रहे हैं, कहीं पर भी इंसाफ जुडिशियरी से हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कहीं कम पड़ रहे हैं, हमारी कोई ज़रूरत हो। क्या ये अगला कदम होगा इन 32 लोगों के लिए कि इनको वापस सुप्रीम कोर्ट इनकी वापस से पिटीशन दाखिल की जाए? मुझे ऐसा लगता है हम लोग इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ मालेगांव में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई बड़े अहदेदारान हैं। मौलाना उमरैन साहब हैं, अब्दुल हमीद अजहरी साहब हैं, ahad अजहरी साहब हैं। जमीयतुल उलमा की तंजीम भी मालेगांव में बहुत मजबूत है। तो हम लोग बाबरी मस्जिद कमेटी की तरफ से मशवरा करेंगे मेंबरान को बुलाकर और इन लोगों से मिलेंगे, और हम यही चाहेंगे कि ये लोग जुडिशियरी में लड़ रहे थे तो ये लोग उसके खिलाफ अपील में जाएं, क्योंकि केंद्र की सरकार बोलो या यूपी की स्टेट गवर्नमेंट बोलो, इस पे तो मुझे कतई भरोसा नहीं है कि वो इस ऑर्डर को या इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन हम राष्ट्रपति के पास ज़रूर लेटर भेजने वाले हैं कि वो इस फैसले को चैलेंज करें। मगर उसके अलावा भी जो लोग अभी तक कोर्ट में थे, हम उनसे मुलाकात करके उनसे यही बोलेंगे कि आप लोग इस फैसले को चैलेंज करें। अगर उसमें उनको हमसे कोई मदद चाहिए किसी भी किस्म की, कैसे भी ताउन की, तो हम उनसे बातचीत करके वो मदद और ताउन देने की कोशिश करेंगे। जैसे देखा गया गुज़िश्ता दिनों बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, चैलेंज करने के बाद भी उसे खारिज कर दिया गया, तो आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं कि इसको वापस से चैलेंज करने के बाद? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका था, रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया। रिव्यू पिटीशन किसी भी मामले में कोर्ट में कभी टिकता नहीं। रिव्यू पिटीशन कोई भी एक फैसला हो जाता, एक कानून में एक वो है कि यार कोई फैसले से अगर आप मुतमईन नहीं हो तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करो उन्हीं जज के सामने। मगर रिव्यू पिटीशन पे बहुत यानी पॉइंट में मैं बोलूँ 1% का भी चांस नहीं रहता कि उस पर कभी कोर्ट वापस कोई फैसला बदल दे। मगर वो गए और वो सही फैसला था। ये कम से कम हमारा दिल मुतमईन है कि हमने आखिरी तक लड़ा। अहम बात ये थी कि हमने आखिरी तक लड़ा। ये बात हमें कम महसूस होना चाहिए यार, कभी ये ना हो कि यार काश हम रिव्यू पिटीशन में चले गए होते। रिव्यू पिटीशन का तो चांस था ही नहीं, मगर हमने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, इसके लिए हमारा दिल मुतमईन है। मुस्तकिम जी, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि एक मखसूस वर्ग के खिलाफ हर 2-4-6 महीने में कुछ न कुछ ऐसी बातें आ जा रही हैं जिसमें कि मुस्लिम वर्ग, मैं डायरेक्टली नाम बोल देता हूँ, मुस्लिम वर्ग के खिलाफ हर 4-6 महीने में कुछ ना कुछ नई बातें आती है जिससे मुस्लिम वर्ग जो है अब अनसिक्योरिटी फील कर रहा है। ये तो हमारे इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल मामले हैं, मगर क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की बातों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि जो है वो खराब हो रही है? एकदम सच्ची बात है। आप अभी यानी मिसालें तो इस पर बहुत दी जा सकती, मगर अभी अगर करण की मिसाल ने डॉक्टर कफील का मामला, एकदम इल्लीगल तरीके से उनको जेल में रखा गया। यानी कोई तरीके से जो भी लोग इंसाफ पसंद है उनको कहीं से ये नहीं लगता था कि यार ये बराबर हो रहा है। आज वो मामला यूएनओ चला गया, तो ये देश के लिए हमारे अच्छा नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है कि हमारे देश की छवि दुनिया में अगर बिगड़ रही है। आज अगर आप देखेंगे तो सीए और एनआरसी के सवाल पे जो एहतजाज हुआ, संविधान बचाने वाले जो लोग थे, दिल्ली फसाद का मामला ले लो कि संविधान बचाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया। उमर खालिद एक मिसाल है, उसके साथ और 1-2 लोग हैं। यहाँ तक के चार्जशीट में, मैं इसमें सिर्फ मुसलमान का मामला मानता ही नहीं हूँ, इसमें आज भी ऐसे लोग हैं मुल्क में जो सेकुलर हमारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े होते हैं। सीए और एनआरसी की जो तहरीक थी, ये सिर्फ मुसलमान के नाम से नहीं चली, इसमें जो प्रमुख चेहरे थे
वो बहरहाल हमारे गैर मुस्लिमों के थे। दिल्ली ने जो चार्जशीट फसाद की फाइल की उसमें योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, यानी ये ऐसे दिग्गज लोग जो कानून की रक्षा इस देश में करते हैं, उनके भी नाम लिए गए। तो जब ये सब नाम जो दुनिया में जाने जाते, आज योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, ये सब कोई छोटे नाम नहीं है कि सिर्फ इनको हिंदुस्तान में पहचाना जाता, ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी इनके यानी ताल्लुकात है, लोग इनको जानते पहचानते। तो ये बात है कि इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है और इस पर सरकार को तवज्जो देना चाहिए। अगर सरकार को सियासी कुछ फ़ायदा होता है तो मुस्तकिल इसका कोई फ़ायदा होगा ऐसा नहीं हो सकता, वक्ती तौर पे जो भी फ़ायदा हो रहा हो, मगर ये छवि जब खराब होंगी, और आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास पहले तो सिर्फ पाकिस्तान का ही रोना था, अब तो आसपास के सारे देश से ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो ये जो सरकार का प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में घूम के वो उनकी पार्टी ये बोलती थी कि हम दुनिया को जोड़ रहे हैं, यानी दुनिया को जोड़ रहे हैं, वो अपने आसपास के 5-7 कंट्री को साथ में नहीं रख पाई, जबकि पिछली सरकारों में श्रीलंका बोलो, भूटान बोलो, नेपाल बोलो, इनसे अच्छे ताल्लुकात रहा करते थे, आज वो भी नहीं बचे। तो ये यही सब असरात हैं जो मुस्तकिल यानी ये जो हाल सरकार का जो तरीक़ाकार है, इससे आगे चल के सरकार को तकलीफ ही होंगी। दोस्तों, ये थे मोहम्मद मुस्तकिम डिग्निटी जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी आज हमारे बीच। इन्होंने काफ़ी तफसील में हमें बातें बताई बाबरी मस्जिद मुद्दे पे, और लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है उस पर इनकी जो नाराज़गी है, ये तमाम बातें हमें बताई। तो आप लोग देखते रहिए मानव समाचार, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगले मेहमान के आने तक इंतज़ार करिए। शुक्रिया।